नमस्कार, मैं हूं राजेश। क्रॉनिकल में आपका स्वागत है। हम यहां लेकर आए हैं अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जीके की जानकारी, जनरल स्टडीज के लिए जानकारियां, और ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस फील्ड में चंद्रयान ने कामयाबी के झंडे गाड़ रखे हैं और रोज ही नए नए डाटा धरती पर इसरो के सेंटर को भेज रहा है, और उसी के साथ अंतरिक्ष विज्ञान में भारत लगातार ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहा है। चंद्रयान 3 ने यह बताया है धरती वालों को, इसरो को, कि चांद का टेम्परेचर कितना है। पहले होता यह था कि दुनिया को यह लगता था कि चांद का टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। बाहर से देखने में, दूर से देखने में, पृथ्वी से देखने में वो ठंडा उपग्रह लगता था। ऐसा लगता था कि सूर्य बहुत ही गर्म यानी कि हॉट टेम्परेचर वाला प्लेनेट है, जबकि चांद एक ठंडा उपग्रह है, और इसीलिए हम ये मानते थे कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। लेकिन चांद से जो नया डाटा आया है, चंद्रयान 3 पर जो विक्रम लैंडर के पेलोड चेस्ट ने जो डाटा भेजा है, वहां का टेम्परेचर भेजा है, उससे ये पता चलता है कि चांद का टेम्परेचर अलग अलग है। यानी कि अलग अलग हिस्सों पे अगर चांद का टेम्परेचर देखा गया है तो वो -10 से 50+ तक जाता है, और इसीलिए यह अब कहा जा सकता है कि चांद का टेम्परेचर बहुत कम नहीं है, वेरी करता है, और वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। आपको यहां मैं ऐसे समझाता हूं, -10 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक है चांद का टेम्परेचर। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी की जांच की है। जब वहां के डाटा का एनालिसिस किया गया तो यह पाया गया कि चांद की सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर तक इसके टेम्परेचर में अंतर पाया गया है। चांद की सतह में टेम्परेचर -डिग्री से 50 डिग्री और उससे भी अधिक दिखता है, यानी चंद्रमा की सतह पर तापमान में अंतर है। विक्रम लैंडर में लगाए गए पेलोड चेस्ट चंद्र सतह के थर्मल व्यवहार को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान को प्रोफाइल कर रहा है, यानी उसके तापमान की मैपिंग कर रहा है। इसमें टेम्परेचर जांचने का जो यंत्र लगा है वह सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखता है, और इसमें अलग अलग 10 सेंसर लगे हैं जो चंद्रमा की टेम्परेचर प्रोफाइलिंग में मदद करते हैं। चांद पर भारत की मौजूदगी अब शिव शक्ति पॉइंट्स और तिरंगा पॉइंट्स के नाम से भी जानी जाएगी। हुआ यूं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए ये कहा था, जिस जगह पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की थी उस जगह को हम शिव शक्ति पॉइंट कहेंगे, और जिस जगह पर चंद्रयान 2 ने अपना इंपैक्ट किया था, और साथ ही हालांकि वहां पर विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 का क्रैश हो गया था, लेकिन उसको भी रिकॉग्निशन देते हुए भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि उस पॉइंट का नाम हम तिरंगा पॉइंट करेंगे। इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक और घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया था, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। भारत अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा, और यह अंतरिक्ष विज्ञान को एक सलामी होगी। और अगली खबर हम आपके लिए इंदौर से लेकर आए हैं। इंदौर को एक बार फिर से सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ सिटी का पुरस्कार मिला है, यानी कि भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कारों में इंदौर नंबर 1 रहा है। 25 अगस्त 2023 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कारों की घोषणा की। इंदौर ने लगातार 6ठी बार यह पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि सूरत और आगरा ने दूसरा और तीसरा स्थान पे कब्जा किया। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश ने विभिन्न श्रेणियों के 66 विजेताओं में से मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता, जबकि तमिलनाडु ने दूसरा स्थान हासिल किया
और राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार 27 सितंबर 2023 को इंदौर में ही एक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं कावेरी जल के बंटवारे वाले विवाद का। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल के बंटवारे का विवाद चल रहा है और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस मामले में कोई भी आदेश अभी नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई विशेषज्ञता नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस पर एक रिपोर्ट फाइल करे और ये हमें बताए कि जो पहले निर्देश दिया गया था उसके अनुसार पानी छोड़ा जा रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका में तमिलनाडु ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित कावेरी ट्राइब्यूनल के फैसले के अनुसार अगस्त और सितंबर के लिए पारी की निर्धारण रिलीज सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत से कर्नाटक को ऐसे ही एक निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन तमिलनाडु ने 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया और कर्नाटक को फसलों के लिए कावेरी से 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए निर्देश देने के लिए याचिका दाखिल कर। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि कावेरी नदी से पानी छोड़ने की मांग को लेकर तमिलनाडु की जो याचिका है वो पूरी तरह से गलत है क्योंकि यह गलत धारणा पर आधारित है। उनका यह कहना है कि यह जल वर्ष एक सामान्य जल वर्ष है, न कि संकटग्रस्त जल वर्ष। राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा दायर एक हलफनामे में यह कहा गया कि कर्नाटक सामान्य वर्ष के लिए निर्धारित पानी सुनिश्चित करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की विफलता के कारण कावेरी बेसिन में संकट की स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधनों और भाषणों को संकलित करके एक पुस्तक का रूप दिया गया है और इस पुस्तक के 2 खंडों का भोपाल में लोकार्पण हुआ। इस पुस्तक का नाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरी खबर पे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक भाषणों से संकलित पुस्तकें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के खंड 2 और खंड 3 का लोकार्पण भोपाल में किया गया। ये पुस्तकें प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के जून 2020 से मई 2021 और जून 2021 से मई 2022 तक की अवधि में उनके द्वारा जो संबोधन दिए गए हैं, जो उनके द्वारा स्पीच दिए गए हैं, उनमें से इन्हें निकालकर संकलित किया गया है और इन्हें प्रकाशित किया गया 2 खंडों में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम से इस पुस्तक की रचना की गई है और इन पुस्तकों का लोकार्पण केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक समारोह में किया। इन पुस्तकों के एक खंड में 86 प्रेरक और दूसरे खंड में 80 प्रेरणादायी भाषणों का समावेश किया गया है। इनमें स्टार्टअप इंडिया, सुशासन, नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति, आत्मनिर्भर भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान जैसे विषयों को जब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लिया था, उन्हें वहां से निकालकर एक पुस्तक का रूप दिया गया है। और अब अगली खबर खेलों की दुनिया से। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने 27 अगस्त को हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में 88.17 मीटर की दूरी का थ्रो फेंका और गोल्ड अपने नाम कर लिया। उनके अलावा भारत के किशोर जेना 5वें स्थान पर रहे, जबकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 84.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। वहीं भारत के ही डीपी मनु ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 6वां स्थान प्राप्त किया। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो इस बार 84.64
14 मीटर का था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में यह पहली बार हुआ कि शीर्ष 8 में 3 भारतीय रहे हो। 25 साल के नीरज चोपड़ा ने पहला प्रयास फाउल रहने के बाद दूसरे प्रयास में अपना दिन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था। इसके बाद उन्होंने 86.32 मीटर, 84.64 मीटर और 87.73 मीटर और 83.98 मीटर के थ्रो फेंके। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के सत्र के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर और चेक गणराज्य के याकूब वालेश ने कांस्य पदक जीता, जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 86.67 मीटर का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस की सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। यह पहली दफा है जब किसी भी देश के मुखिया को ग्रीस की सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। आइए इस बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूं। नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान ग्रीस की सरकार ने दिया। यह सम्मान ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकरालापुलू ने प्रदान किया और यह पहली बार है जब ग्रीस की सरकार ने किसी अन्य देश के मुखिया को यह सम्मान दिया है। इस सम्मान में आगे लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने अपने देश की दुनिया भर में पहुंच बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की है। उन्होंने भारत की आर्थिक समृद्धि और प्रगति के लिए बड़े सुधार किए हैं और वो एक बड़े नेता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। नरेंद्र मोदी एक दिवसीय यात्रा पे थे। पिछले 40 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रीस का यह पहला मौका था। इसके पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1983 में ग्रीस के दौरे पर गई थी। और अब बात करते हैं दादी प्रकाशमणि की याद में जारी किए गए डाक टिकट की। भारत सरकार ने दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्म कुमारी की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट दादी प्रकाशमणि की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संचार मंत्रालय के डाक विभाग की माई स्टैम्प पहल के अनुसार जारी की गई है। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दादी प्रकाशमणि ने अध्यात्म के माध्यम से भारतीय मूल्यों और संस्कृति को भारत और विदेशों में फैलाया। उनके नेतृत्व में ब्रह्म कुमारी विश्व में महिलाओं के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन बन गया। वह एक सच्चे नेता की तरह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी विश्वास और साहस के साथ ब्रह्म कुमारी परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहीं और हमेशा उनका मार्गदर्शन भी किया। और अगली खबर अब चुनाव आयोग से। अगर आप 80 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्ग हैं, अगर आप दिव्यांगजन हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर अभी चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने यह भी ऐलान किया है कि अगर 80 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं वो मतदान केंद्र पे ना जाना चाहें, दिव्यांगजन अगर मतदान केंद्रों पर ना जाना चाहें, तो उन्हें घर से ही वोट देने का अधिकार मिल गया है। आइए इस बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं। घर से मतदान कर सकेंगे अब 80 साल के बुजुर्ग और दिव्यांगजन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 26 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी बड़ी घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह कहा है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी चुनाव में घर से ही डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। साथ ही यही सुविधा दिव्यांग मतदाताओं को, जो कि 40% से अधिक हैं, के लिए भी उपलब्ध होगी। अगर मतदाता बूथ पर जाकर वोट डालना चाहे तो उसे वहां ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। यानी कि अगर आप दिव्यांगजन हैं, 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग हैं और चुनाव आयोग के इस फैसले के साथ आप सहमत नहीं है और खुद जाकर आप बूथ पर वोट डालना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग आपके घर पर गाड़ी भेजेगा और आपको वहां से ले जाकर आपका वोट डलवाएगा। इसके लिए उन्हें चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर ही फॉर्म 12D को भरना होगा। छत्तीसगढ़ में 1.4
97 करोड़ मतदाता है, जिनमें 98.5 लाख महिलाएं और 98.2 लाख पुरुष तथा 762 तृतीय लिंग के वोटर्स हैं। राज्य में 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले 2 लाख मतदाता हैं तथा 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले 2,948 मतदाता हैं। राज्य में 18 से 19 वर्ष के उम्र के 4.43 लाख ऐसे मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, यानी कि वो अपना वोट पहली बार देंगे। साथ ही राज्य में 19,854 सर्विस मतदाता हैं। सर्विस मतदाता का ये मतलब होता है कि आप आर्म फोर्सेस में हैं, आप पैरामिलिट्री में सर्विस करते हैं या आप भारत सरकार की नौकरी करते हैं और आपकी पोस्टिंग देश के बाहर है। इसी तरह की नौकरियों में आने वाले मतदाताओं को सर्विस मतदाता कहते हैं और उन्हें यह सहूलियत दी जाती है कि वो जहां पर उनकी पोस्टिंग है वो अपने घर से, अपने दफ्तर से ही अपना वोट भेज सकें। अभी तक के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे और ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें।